नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GSYVS में। दोस्तों, गरुड़ बैच यूपी लेखपाल की तैयारी हम लोग करा रहे हैं। इसमें हम लोग ग्राम समाज एवं विकास के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये दोस्तों आपकी 17वीं क्लास है, क्लास 17 दोस्तों। इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने सामान्य हिंदी के प्रश्नों पर चर्चा किया दोस्तों। उससे पहले हम लोग सामान्य GS के प्रश्नों पर चर्चा किया दोस्तों। ये आपके हम लोग मतलब सीरियल से चल रहा है, पहले सामान्य हिंदी, उसके बाद सामान्य GS और उसके बाद ग्राम समाज एवं विकास के प्रश्न। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके यूपी लेखपाल के लिए। ये मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ दोस्तों। ये दोस्तों बिल्कुल फ्री क्लास है, इसका किसी चीज़ का आपका कोई पेड मतलब पैसा नहीं लिया जाएगा दोस्तों। बड़े बड़े क्लास है यूट्यूब चैनल वाले जो टीचर होते हैं, खाली आपसे पैसा ले करके लेकिन आपको वो चीज़ नहीं प्रोवाइड करा पाते हैं, 5-5 6-6 हज़ार रुपये ले करके। लेकिन दोस्तों हम लोग आपको बिल्कुल फ्री पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का कोशिश है पूरी अपनी तरफ से, अपनी तरफ से हम और हमारी टीम पूरी कोशिश कर रही है कि जितना हो सके आप लोगों को अच्छे से अच्छे नंबर आपको यूपी लेखपाल में मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा दोस्तों दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था दोस्तों। 1965 के भारत पाक युद्ध यानी भारत और पाकिस्तान युद्ध में लाल बहादुर शास्त्री ने ये नारा दिया था। और स्वतंत्रता के बाद भारतीय कृषि की उपज भारत की बढ़ती आबादी को मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं थी, इसलिए भारत दोस्तों USA यानी PL 480 योजना के तहत से खाद्यान्न आयात करता था। और उसी दौरान दोस्तों इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अब बात करें लाल बहादुर शास्त्री जी की, तो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में हुआ था। याद रखिएगा 2 अक्टूबर को दोस्तों महात्मा गांधी के साथ ही इनका होता है दोस्तों। 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में हुआ था। और असहयोग आंदोलन के दौरान उनकी गिरफ्तारी के बाद उन्हें दोस्तों 7 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया गया था। और वह महात्मा गांधी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे और उनके शांतिप्रिय नीतियों के कारण उन्हें शांति पुरुष के रूप में भी जाना जाता। आपसे प्रश्न पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता कि शांति पुरुष मतलब किसे जाना जाता, पुरुष के नाम से किसे जाना जाता? दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी को। और दोस्तों उन्हें वर्ष 1966 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न, बजट में गोकुल ग्राम निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया? ये दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात हुई तो उत्तर प्रदेश बजट में गोकुल ग्राम निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो यह दोस्तों स्थापित किया गया आपका वाराणसी में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जहां से दोस्तों माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सांसद हैं बनारस से। ये दोस्तों पशुओं की देसी नस्लों के संरक्षण और प्रजनन के लिए एक जगह होगी गोकुल ग्राम। यह राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत किया जा रहा है। मिशन के तहत सरकार ने 21 गोकुल ग्राम की स्थापना के लिए धनराशि स्वीकृत की है। और यह एक तरह का एकीकृत मवेशी विकास केंद्र होगा। तथा वाराणसी, मथुरा और शाहजहांपुर ऐसे स्थान है जहां गोकुल ग्राम की स्थापना की गई है। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न सॉरी, निम्नलिखित में से किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है? तो दोस्तों याद रखिएगा आपके यूपी लेखपाल का प्रश्न तो मोस्टली प्रश्न आपके जितने आएंगे तो अधिकतर यूपी से ही प्रश्न पूछे जाएंगे अधिकतर। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के अलावा भी बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं अन्य राज्यों से। तो लेकिन आपको ध्यान, ई पुरस्कार दोस्तों 2021 देता उत्तर प्रदेश राज्य ने, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। लेकिन आपको अगर बाई चांस नहीं आ रहा हो तो आप अगर 90% श्योर होकर मतलब लगा दीजिए उत्तर प्रदेश, हो सकता सही आपका। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रेणी में दोस्तों पहले स्थान पर ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता। इसके बाद कौन की बात करेंगे? सेकंड नंबर पर असम और छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर, असम और छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर, जबकि उड़ीसा और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। ग्रामीण क्षेत्रों की बेहतरी के लिए दोस्तों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निरंतर प्रयासों के एक इच्छा पत्र के रूप में उत्तर प्रदेश ने देश के अन्य सभी राज्यों को पछाड़ते हुए ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है। अब ये मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि ये राजनीतिक विषय हो जाएगा कि आप किसी पार्टी के धुर विरोधी बात कर रहे हैं। मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। लेकिन दोस्तों ये कब कहने की बातें हैं, पंचायत पुरस्कार दोस्तों ये क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने के कारण, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, चुनाव होने के कारण, बाकी आप समझ सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में 100 ग्राम पंचायतों को मॉडल गांवों के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है?
तो दोस्तों 100 ग्राम पंचायतों को मॉडल गांवों के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया दोस्तों गोरखपुर को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गोरखपुर जिले में 100 ग्राम पंचायतों को मॉडल गांवों के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। दोस्तों गोरखपुर, अब बात करें गोरखपुर की, तो गोरखपुर से ही माननीय योगी आदित्यनाथ जी आते हैं, वहीं से है, लेकिन ये उत्तराखंड से, लेकिन ये गोरखपुर के दोस्तों मठ के मंदिर जानते होंगे आप, जो गोरखपुर में मंदिर बना है उसमें मठ थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने गोरखपुर जिले में दोस्तों 100 ग्राम पंचायतों को मॉडल गांवों के रूप में विकसित करने के लिए दोस्तों गांवों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा और ये अन्य ग्राम पंचायतों के लिए उदाहरण के रूप में कार्य करेंगे। अब बात करूंगा दोस्तों, क्या गोरखपुर ये क्या उत्तर प्रदेश से बाहर है क्या, मैं ये कहना चाहता हूँ। बाकी ये देवरिया क्या बाहर है क्या, या फिर बहराइच बाहर है क्या, या फिर अमेठी बाहर है, कानपुर बाहर है, लखनऊ बाहर है, उन्नाव बाहर है क्या? 100 ग्राम पंचायतों को मॉडल गांवों के रूप में विकसित करने के लिए आपने सिर्फ गोरखपुर को ही क्यों चुना? मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बाकी गोरखपुर हो गया, वाराणसी हो गया, बस 2 ही शहर ऐसा हो गए। वाराणसी से आपके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जी आते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी। गोरखपुर से आते हैं योगी आदित्यनाथ जी। तो बाकी हम लोग क्या, मतलब मैं कानपुर से हूँ, बिलोंग करता हूँ, कानपुर हो गया, उन्नाव हो गया, तो मतलब क्या है, सब खाली सारी योजनाएं क्या 100 ग्राम पंचायतों को, बाकी यहाँ पे क्या गाँव में गाँव नहीं है क्या? मेरा सिर्फ एक ही सवाल है। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश का, इसको आप कोई भी लाइटली मत लीजिएगा कि मैं किसी की पार्टी का विरोधी हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सबको ही समर्थन देता हूँ, जो काम करेगा, विकास की बात करेगा, जो रोजगार दिलाएगा, बेरोजगारों को नौकरी दिलाएगा, मैं उसका सपोर्ट करूँगा। मैं किसी एक पार्टी का सपोर्ट नहीं कर सकता। मैं सिर्फ जो आजकल, जो आज के मतलब क्षेत्र, आज के समय में जो बेरोजगारों को रोजगारी देगा, शिक्षा के हिसाब पर, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि क्या कहते हैं कि सभी को आप सरकारी नौकरी दें, लेकिन जो जो उसके हकदार है उसको तो नौकरी दीजिए। ये सब कहने की बातें हैं, लोगों को सिर्फ समझाने की बातें हैं। मैं कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहता लोगों को, बस इतना याद रखिए दोस्तों कि आप सोचें कि मैं भाषण दे रहा हूँ किसी को, ऐसा नहीं है। सिर्फ दोस्तों बेरोजगारी की इतनी ऐसी समस्या है कि लोग, अब मैं कहना नहीं चाहता लोग कैसे कैसे लोग मुझे दोस्त मिल जाते हैं, लोग कैसे छोटे मिल जाते हैं, जिनकी बातें सुन करके आंख में आंसू आ जाता है। इसलिए मैं बात बताना चाहता हूँ आपको। उत्तर प्रदेश की बात करूंगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। जिलों की संख्या दोस्तों 75 है। याद रखिएगा, आपको प्रश्न में, परीक्षा में फंसाने के लिए आपको ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जो जिलों की संख्या यहाँ पर 75 है, 75 सबसे अधिक है भारत में, किसी सबसे अधिक 75 जिले सबसे अधिक, और 80 लोकसभा सीटें हैं, सबसे अधिक ये भी हैं, और 31 राज्यसभा की सीटें हैं, तथा 403 विधानसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट 5वां प्रश्न, 15 अगस्त 1949 से उत्तर प्रदेश की कितनी पंचायतों ने काम करना शुरू किया? तो 15 अगस्त 1949 से उत्तर प्रदेश की दोस्तों 35, यानी कि 35,000, तत्कालीन दोस्तों 35,000 पंचायतों ने काम करना शुरू किया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। 35,000 दोस्तों, 15 अगस्त 1949 से 35,000 दोस्तों उत्तर प्रदेश की पंचायतों ने काम करना शुरू किया 15 अगस्त 1949 से। तत्कालीन 5,240,00,000 ग्रामीण लोगों को प्रतिनिधित्व करने वाले 35,000 ग्राम पंचायतों ने क्रियान्वयन शुरू कर दिया था उत्तर प्रदेश के तत्कालीन, और इसके साथ ही लगभग 8,000 पंचायत अदालत भी स्थापित की गई थी। नेक्स्ट 6वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में वनों के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र है? याद रखिए, मैं बताता रहूँ, जितना आपको उत्तर प्रदेश हो गया उतने ज़्यादा प्रश्न आप पढ़ लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में जिलों में वनों के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र है दोस्तों सोनभद्र। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश विविध दोस्तों वन संसाधनों से संपन्न है। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 6.88% भाग वनों का है। वन रिपोर्ट 2019 के भारत राज्य के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल दर्ज वन क्षेत्र दोस्तों 16,582 वर्ग किलोमीटर है। यह राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 6.8%। याद रखिएगा, 6.8%। परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। यह राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का है दोस्तों। राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सोनभद्र में वन आच्छादन का सबसे बड़ा क्षेत्र है, और भदोही में दोस्तों वन आच्छादित क्षेत्र सबसे कम है। वहीं सबसे कम बात करेंगे, सबसे ज़्यादा बात करेंगे तो सोनभद्र, और सबसे कम की बात करेंगे दोस्तों भदोही हो जाएगा। आपका भदोही हो जाएगा, सबसे कम है यहाँ पे वनों की। नेक्स्ट
सातवां प्रश्न, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज विभाग कब बनाया गया? तो उत्तर प्रदेश में पंचायती राज विभाग बनाया गया दोस्तों 1948 में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1948 में पंचायती राज विभाग को ग्राम पंचायतों के कामकाज के मार्गदर्शन, विनियमन और निगरानी की जिम्मेदारी के लिए बनाया गया था। और उत्तर प्रदेश पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अधिनियम के साथ क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों को जोड़ा गया। याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम 1961 के तहत किसको जोड़ा गया? तो दोस्तों साथ में पंचायतों और जिला पंचायतों को जोड़ा गया था। और दोस्तों वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। याद रखिएगा, वर्तमान में 75 जिले हैं। जिला पंचायतें हैं दोस्तों, जिला पंचायतें हैं यहाँ पर 821। वर्तमान 275 जिले हैं, 821 जिला पंचायतें हैं। और दोस्तों 51,914, याद रखिएगा 51,914 ग्राम पंचायतें हैं। नेक्स्ट 8वां प्रश्न, बिस्वा का अनुपात 1 बीघा क्या है? तो मैंने अभी शायद दूसरी या तीसरी मतलब 15वीं या 16वीं क्लास में ही मैंने डिस्कस किया था। पूरा बाकायदा एक चार्ट बना के मैंने आपको प्रस्तुत किया था, उसको एक बार आप देख लीजिएगा। शायद 14वीं या 15वीं में से एक क्लास में से देख लीजिएगा। बिस्वा का अनुपात दोस्तों होता है 1/20। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसको मैंने बाकायदा चार्ट बताया था कौन कौन सा क्या पूछा जाता है, उसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आपको सभी सही से सब कुछ याद आ जाएगा, मतलब सब पढ़ सकते हैं। बिस्वा का 1 बीघा का अनुपात दोस्तों 1/20 होता है। बीघा दोस्तों भूमि के क्षेत्रफल को मापने की एक पारंपरिक इकाई, जिसका उपयोग दोस्तों आमतौर पर भारत में उत्तरी क्षेत्र में, यानी कि ऊपर नॉर्थ क्षेत्र में, उत्तर क्षेत्र में उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड सहित किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट 9वां प्रश्न, खसरा के रखरखाव के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? तो खसरा के रखरखाव के लिए दोस्तों पटवारी जिम्मेदार है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। पटवारी यानी कि लेखपाल, याद रखिएगा, पटवारी यानी कि लेखपाल, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। खसरा पटवारी द्वारा दोस्तों बनाए गए भूमि अभिलेख का एक रजिस्टर है। इसमें उगाई गई फसलों का विवरण और गांव में पटवारी द्वारा किए गए फसल निरीक्षण शामिल होते हैं। दोस्तों इसी में खसरा संख्या होता है, ये एक विशिष्ट भूखंड संख्या या सर्वेक्षण संख्या जो भूमि के किसी विशिष्ट टुकड़े को दी जाती है। और इसी में एक और होता है दोस्तों खतौनी। और खतौनी की बात करें तो एक खतौनी एक गांव के खतरों पर आधारित एक सार है, जो उस गांव में किसी व्यक्ति या परिवार की सभी संपत्तियों को सूचीबद्ध करता है। आपको दोस्तों ऐसे ही प्रश्न आपके यूपी लेखपाल में ग्राम समाज एवं विकास के प्रश्न पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। अब पटवारी यानी कि लेखपाल दोस्तों, पटवारी लेखपाल ग्राम स्तर पर सरकार का प्रतिनिधि होता है। और 1906 तक उसे दोस्तों गांव द्वारा भुगतान किया जाता है, लेकिन अब वह एक वेतनभोगी सरकारी कर्मचारी है। नेक्स्ट 10वां प्रश्न, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य ने देश में वन क्षेत्र में सर्वोच्च वृद्धि के लिए पहला स्थान हासिल किया? तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों कर्नाटक राज्य सरकार ने देश में वन क्षेत्र में सर्वोच्च वृद्धि के लिए पहला स्थान हासिल किया। कर्नाटक में सबसे अधिक दोस्तों वन क्षेत्र बढ़ गया, जो लगभग 1025 किलोमीटर है। 1025 किलोमीटर है। और दोस्तों रिपोर्ट के अनुसार अन्य राज्यों में दोस्तों जहां वन क्षेत्र में वृद्धि हुई, उनमें आंध्र प्रदेश है दोस्तों 990 किलोमीटर, और केरल है दोस्तों 823 किलोमीटर। यानी कि मतलब दक्षिण के ही राज्य हैं, याद रखिएगा। दक्षिण में दोस्तों बहुत ही घने पेड़ होते हैं, मतलब जंगल पाए जाते हैं, याद रखिए, वन क्षेत्र में आते हैं। और सबसे शांति प्रिय मैं बात करूंगा, सबसे शांति प्रिय आपका केरला है, सबसे शांति प्रिय। अब बात करूंगा कर्नाटक राज्य की बात हो तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई, राज्यपाल हैं दोस्तों थावरचंद गहलोत, और राजधानी है कर्नाटक की बेंगलुरु। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई? तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई दोस्तों 2 अक्टूबर 2014 को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों जितने भी केंद्र सरकार की योजनाएं उनको भी याद रख लीजिएगा, और यूपी की जितनी भी योजनाएं उनको याद रख लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य स्वच्छ और खुले में शौच मुक्त भारत हासिल करना है, और यह पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। और यह ठोस और सरल अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के स्तर पर सुधार लाता है। बस दोस्तों इतना ही इंपॉर्टेंट आपका, इसमें ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, मृदा क्षरण के कारण ऊपरी मृदा के नष्ट होने का प्रमुख कारण क्या होता है?
तो मृदा क्षरण के कारण ऊपरी मृदा के नष्ट होने के कारण होता है दोस्तों वनों की कटाई। तो आजकल दोस्तों वनों की कटाई बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मृदा क्षरण दोस्तों ये एक ऐसी प्रतिक्रिया है दोस्तों, मृदा क्षरण की बात करेंगे तो ये एक ऐसी प्रतिक्रिया जिसमें मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत प्राकृतिक बल के कारण नष्ट हो जाती है और मृदा क्षरण के कारण मृदा कम उपजाऊ हो जाती है। अब मृदा दोस्तों मृदा क्षरण के कारण क्या होता है दोस्तों, पवन यानी कि तेज हवाएं चलती है और जो कार्बनिक पदार्थों के साथ ऊपरी मृदा पर भी उसके साथ उड़ जाती है। मृदा यानी कि दोस्तों मिट्टी की बात हो रही है, तो ये अधिक तब होता है जब भूमि घास या पौधों से आवृत नहीं होती है। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, सिंचाई की आधुनिक विधि क्या है। अब थोड़ा तो जल्दी निकल लेंगे क्योंकि ज़्यादा समय लंबा हो जाएगा, मैं भी जानता हूँ आप सभी के लिए। सिंचाई की आधुनिक विधि होती है दोस्तों ड्रिप सिंचाई, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाए। ड्रिप सिंचाई दोस्तों कभी कभी ट्रिकल सिंचाई भी कहा जाता है इसको, और याद रखिएगा आपसे पूछ सकता है कि यानी आपको ट्रिकल भी बोल सकता है, ड्रिप सिंचाई यानी कि ड्रिप सिंचाई को क्या कहा जाता है और भी क्या जाता है, तो ट्रिकल सिंचाई कहा जाता है। और इसमें एमीटर या ड्रिपर्स नामक आउटलेट के साथ लगे छोटे व्यास के प्लास्टिक पाइप की प्रणाली से बहुत कम दर पर मिट्टी में पानी टपकना शामिल होता है। दोस्तों एक विशिष्ट ड्रिप सिंचाई प्रणाली में निम्नलिखित घटक होते हैं, कौन कौन से होते हैं याद रखिए, मैं बताना चाहता हूँ आपको। इसमें दोस्तों पंप इकाई होती है, कंट्रोल हेड होता है, मुख्य और उप मुख्य लाइनें होती हैं, लेटरल होता है और उत्सर्जक या ड्रिपर होता है, यानी 5 होती हैं कुल आपकी। और दोस्तों इसी में आपकी अगर आपको अलग अलग में ये ज़्यादा बताने में समय लग जाएगा दोस्तों। चैन पंप की तो जल्दी में बता देता हूँ आपको। चैन पंप की बात करें तो एक चैन पंप जिसमें एक अंतहीन चैन होती जो ड्रम या व्हील के ऊपर से होकर चलती है और पानी को नीचे की ओर उठाया जाता है। इतना याद रखिए दोस्तों। पुली प्रणाली की बात करें तो ये सिंचाई की मूठ या चरखी प्रणाली वह है जिसमें कुओं से अन्य जलीय स्रोत से पौधों और अन्य फसलों के लिए पानी खींचना शामिल होता है, यानी कि खींचना या फिर सींचना जो भी बोल दे इसको। लीवर की बात करें, लीवर सिस्टम दोस्तों इसको रहड़ बोलते हैं। रहर सिंचाई की एक प्रणाली जहां ग्रामीणों द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। इस विधि से पानी बर्बाद नहीं होता, यह एक चैन पंप की तरह एक प्रणाली, लेकिन पंप के बजाय बैल का उपयोग इसमें किया जाता है। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, किस समिति ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने की सिफारिश की थी। दोस्तों याद रखिएगा, ग्राम समाज के प्रश्न की बात कर रहा हो तो ऐसे ही प्रश्न आपके पूछ रहे हैं जो किसानों के रिलेटेड हो, कृषि भूमि से रिलेटेड हो, पेड़ से रिलेटेड हो, जितने भी मतलब किसानों के मतलब किसान से जुड़ी बात होगी तो आपके सब ग्रामीण जितने भी बातचीत होती हैं ग्रामीणों के बारे में उन सभी से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने की सिफारिश की दोस्तों आरवी गुप्ता समिति ने, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फसल सीजन के दौरान दोस्तों किसानों को पर्याप्त समय पर अल्पकालिक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से 1998, देखिए आपका एक और प्रश्न बन गया दोस्तों, 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की थी। आपसे पूछ सकता है किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई दोस्तों, तो 1998 1998 में। मतलब प्रश्न आपको देखना है कि आपके प्रश्न इसी में बनेंगे दोस्तों जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये पहली बार दोस्तों 1998-99 के बजट में प्रस्तावित किया गया था। और दोस्तों नाबार्ड ने आरवी गुप्ता समिति पर आधारित प्रमुख बैंकों के परामर्श से एक आदर्श किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की थी, तैयार की थी। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, ऑनलाइन एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है। तो ऑनलाइन एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है दोस्तों सहज, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सहज है दोस्तों, लोग नए एलपीजी कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों एलपीजी वितरकों से मिले बिना, दोस्तों इसमें मतलब एलपीजी वितरकों से मिले बिना ही आप कर सकते हैं ऑनलाइन। और दोस्तों इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, इसकी शुरुआत 2015 में इसको लॉन्च किया गया था, 2015 में लॉन्च किया गया था। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। प्रारंभ में ये दोस्तों योजना देश भर में के 12 शहरों में शुरू की गई थी। और दोस्तों डिजी धन की बात करेंगे दोस्तों तो ये आपका डैशबोर्ड डिजिटल भुगतान की वृद्धि को निगरानी करता है। दोस्तों यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई दोस्तों, डिगी लिख दिया यहाँ पे आपका डिजी धन होगा, यानी इसको काट देंगे तो ऐसे मैं लिखना चाहूँगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका डिजी धन लिख दीजिए। डिजी धन का कैश डैशबोर्ड डिजिटल भुगतान की वृद्धि की निगरानी करता है। ये दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विकसित होता है। भीम की बात करेंगे दोस्तों तो भीम का मतलब दोस्तों भारत इंटरफेस फॉर मनी, फुल फॉर्म हो जाएगी दोस्तों, याद रखिएगा भारत इंटरफेस फॉर मनी।
भीम का एक भारतीय मोबाइल भुगतान अनुप्रयोग जिसका नाम B.R. अम्बेडकर के नाम पर रखा गया। भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा दोस्तों इसको विकसित किया गया और इसको कब किया, 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। सरल की बात करें तो सरल आपका ये हो जाएगा दोस्तों, स्टेट रूफटॉप सोलर अट्रैक्शन इंडेक्स के लिए दोस्तों ये नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो श्वेत क्रांति के रूप में जाना जाता है दोस्तों वर्गीज कुरियन यानी वी कुरियन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उन्हें दोस्तों मिल्कमैन ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है, याद रखिएगा, श्वेत क्रांति के जनक या फिर मिल्कमैन ऑफ इंडिया के रूप में जानता है इनको दोस्तों। ऐसा एक राष्ट्रव्यापी दूध ग्रिड बनाने के लिए इनको किया गया था दोस्तों। और दोस्तों श्वेत क्रांति का इसका दूसरा नाम भी पूछ सकता है, याद रखिएगा। श्वेत क्रांति का दूसरा नाम दोस्तों ऑपरेशन फ्लड। क्या नाम है दोस्तों? ऑपरेशन। मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ क्योंकि आप ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ऑपरेशन फ्लड। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो एक अश्वशक्ति दोस्तों 746 वाट के बराबर होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों शक्ति की बात करें, शक्ति ऊर्जा के व्यय की दर को शक्ति कहा जाता है और शक्ति की एसआई इकाई होती है दोस्तों वाट, जो लिखा है आपका वाट। और दोस्तों अशक्ति शक्ति के मापन की इकाई जिसका उपयोग आमतौर पर पंप या मोटर की शक्ति को मापने के लिए किया जाता है, यानी एक अशक्ति बराबर 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए ई रक्षम यानी कि नामक एक नया मंच शुरू किया गया? ई रकम बोलेंगे दोस्तों, सॉरी मिस्टेक हो गई, ई रकम बोलेंगे। ई रकम नामक एक नया मंच शुरू किया गया। कभी कभी दोस्तों कुछ चीज़ें मुंह के अंदर ही अटक जाती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कृषि उपज बेचना। कृषि उपज बेचना, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सरकार ने कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से ई रकम पोर्टल की शुरुआत की है। यह पोर्टल सार्वजनिक क्षेत्र के नीलामीकर्ता MSTC और CRWC केंद्रीय भंडारण निगम की इकाई की एक संयुक्त पहल है। ये पैसा दोस्तों सीधे उनके खाते में, मतलब जिस आपके सीधे पैसा सीधे उनके खाते में जाता है। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, राष्ट्रीय केसर मिशन निम्नलिखित में से किसके तहत एक उप योजना के रूप में शुरू किया गया है? तो राष्ट्रीय केसर मिशन दोस्तों कृषि विकास योजना, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर, कृषि विकास योजना के तहत एक उप योजना के रूप में शुरू किया गया है। दोस्तों केसर का कटोरा कश्मीर तक ही सीमित, जल्द ही इसमें दोस्तों भारत के उत्तर पूर्व से विस्तार हो सकता है। बात करें केसर की बात हुई थी, यानी केसर आपको जो खाने वाला केसर होता है उसी की बात करेंगे। तो ये दोस्तों कश्मीर से सिक्किम के लिए ले जाने वाले बीजों के पौधे और वहाँ पाए गए अब पूर्वोत्तर राज्य के दक्षिण भाग में यांग में फूल आ रहे हैं, इसलिए दोस्तों इसका योजना को शुरू किया गया। मैं आपको पूरा इसका डीपली जाके बता दिया, गलत इतना ज़्यादा नहीं बताना चाहिए। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, भारत में गेहूं का जीन बैंक स्थित है? तो भारत में गेहूं का जीन बैंक दोस्तों स्थित है आपका करनाल। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, करनाल में स्थित है दोस्तों। और बात करेंगे चावल के बाद गेहूं भारत का दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण खाद्यान्न है। भारत में गेहूं का जीन बैंक करनाल में स्थित है। ये इसमें देश में विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों के लिए गेहूं और जौ की किस्मों और उनके उत्पादन संरक्षण प्रतियोगियों की में सुधार किया गया दोस्तों। जीन बैंक बात करेंगे दोस्तों, जीन बैंक एक प्रकार का बायो रेपोजिटरी है जो आनुवंशिक सामग्री को संरक्षित करता है। और एक जीन बैंक में आनुवंशिक सामग्री को विभिन्न प्रकार से संरक्षित किया जाता है, जैसे कि तरल नाइट्रोजन में -196 डिग्री पर ठंड कृत्रिम पारिस्थितिकी प्रणालियों में रखा जाना होता है। और दोस्तों जीन बैंक ने जलवायु परिवर्तनशील कृषि मंत्रालय की एक नई पहल के तहत गर्मी, सूखा और नमक के तनाव को सहन करने के लिए जलवायु लचीला गेहूं और चावल आनुवंशिक संसाधनों के अधिग्रहण के लिए किया गया, शुरुआत की है इसकी। और दोस्तों जीन बैंक ने 15 श्रेणियों को प्राथमिकता दी है। कौन कौन सी, आपसे पूछ सकता है कि जीन बैंक ने कौन कौन सी श्रेणियों को प्राथमिकता दी, तो आपको 2 4 3 रख देगा, चौथा गाएगा, बताना आप किसमें से कौन नहीं है, क्या कर पाएंगे। तो इसलिए याद रखें दोस्तों, चावल, गेहूं, मक्का, मोती, बाजरा, उंगली बाजरा, छोले, सरसों, भिंडी, बैगन और आम इसमें शामिल किया है। अब इनको याद रखिएगा, यही आपके मेन है। इनके अलावा आपको कुछ भी आ जाए तो नहीं करना। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। दोस्तों अगर किसी को मेरी बात से कोई बात बुरी लगी हो, मैं किसी भी दोस्तों राजनीतिक पार्टी को मतलब कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन दोस्तों जहाँ बात
बेरोज़गारी की आएगी, दोस्तों मतलब लोगों को रोज़गार की बात आएगी, तो मैं खड़े होके बात करूँगा, चाहे आपको किस कुछ लोगों को बुरा लगे, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर सभी अधिकतरों को बुरा लगे तब भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आवाज़ दोस्तों आप सब हम सब मिलकर ही एक साथ दोस्तों एकजुट हो करके सरकार को रोक सकते हैं, मतलब उनको समझा सकते हैं, आईना आईना दिखा सकते हैं। अगर आप ही भटक जाएँगे तो कौन कर पाएगा? दोस्तों इसी के साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।